हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल शेखावाटी लेक्चरर में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में जिला प्रशासन में सुधार के लिए पूरे देश में चर्चित योजना का नाम है। ऑप्शन है गोपाल स्वामी प्रतिवेदन, पॉल एच एप्पलबी प्रतिवेदन, संथानम समिति प्रतिवेदन या लाखीना सुधार योजना। दोस्तों इसका सही उत्तर है 4 नंबर का लाखीना सुधार योजना। दोस्तों जिला प्रशासन में सुधार के लिए लाखीना सुधार योजना जो है इसकी चर्चा पूरे देश में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिला प्रशासन में सुधार हेतु प्रस्तुत लाखीना सुधार योजना में निम्न में से कौन सा सुधार शामिल नहीं है। ऑप्शन है नागरिक क्लर्क संबंधों का नवीनीकरण, या कार्यालय प्रक्रिया को सरल करना, या कार्यालय में अच्छी काम करने लायक परिस्थितियां तथा चुस्त पर्यावरण, और या ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर का ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना। लाखीना सुधार योजना में ऊपर वाले तीनों जो सुधार हैं ये शामिल हैं कि नागरिक क्लर्क संबंधों का नवीनीकरण इसके अंतर्गत किया गया है, कार्यालय प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रयास किया गया है, और कार्यालय में अच्छी काम करने लायक परिस्थितियों का और चुस्त पर्यावरण का जो है इसमें निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नीचे दिए गए कुटों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में दे रखी है पुस्तकों के नाम और सूची सेकंड में दे रखी है लेखकों के नाम। तो आपको ये इनमें देखना है कि भाई कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, या कौन सा सुमेलित है। देखिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक हैं एस खेरा। फिर देखिए, जिलाधिकारी जिला प्रशासन की चुनौतियाँ, इस पुस्तक के लेखक हैं आलोक रंजन। फिर है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, इस पुस्तक के लेखक है SR माहेश्वरी। और फिर है ब्यूरोक्रेसी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, इस पुस्तक के लेखक है VR गायकवाड़। दोस्तों ये चारों पुस्तकों के नाम और उनके लेखकों के नाम जो हैं ये सही सुमेलित हैं और सही विकल्प है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा D। ठीक है, तो ये लेखक और इनकी पुस्तकों के नाम आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने जिला प्रशासन को नियामकीय तथा विकासात्मक कार्यों में विभाजित करने की सिफारिश की थी। ऑप्शन देखिए, गोरवाला रिपोर्ट 1951, पॉल एच एप्पलबी प्रतिवेदन 1952, संथानम समिति प्रतिवेदन 1962, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर का प्रशासनिक सुधार आयोग 1966। इसने जिला प्रशासन को नियामकीय तथा विकासात्मक कार्यों में विभाजित करने की सिफारिश की थी। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ गाइड है उनके अंदर इसका उत्तर जो है वो दे रखा है GV राव समिति। अब देखिए दोस्तों, लाखीना सुधार योजना क्या थी इसकी डिटेल देखिए। आप चाहे तो वॉल्यूम बंद करके और नोट्स की तरह भी इसको पढ़ सकते हैं। देखिए, अहमदनगर महाराष्ट्र के जिला कलेक्टर अनिल लाखीना द्वारा जिला प्रशासन में सुधार के लिए प्रस्तुत योजना को लाखीना सुधार योजना कहा जाता है, जो पूरे देश में चर्चित रही है। तो दोस्तों लाखीना सुधार योजना जो है ये किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ये महाराष्ट्र में अहमदनगर के जिला कलेक्टर थे, ठीक है, उनके द्वारा उनका नाम है अनिल लाखीना, उनके द्वारा ये योजना प्रस्तुत की गई थी। तो इसमें देखिए, इस योजना में जिला कलेक्टर अनिल लाखीना ने अपने जिला कार्यालय में 3 प्रकार के सुधार लागू किए थे। अनिल लाखीना ने अपने जिला कार्यालय में कलेक्ट्रेट ऑफिस के अंदर जो है क्या किए थे? 3 प्रकार के सुधार जो है वो लागू किए थे। कौन कौन से थे? पहला है नागरिक क्लर्क संबंधों का नवीनीकरण, दूसरा है कार्यालय प्रक्रिया को सरल करना जिससे फाइलें और दस्तावेज आसानी से उपलब्ध हो जाएं, और तीसरा है कार्यालय में अच्छी काम करने लायक परिस्थितियां तथा चुस्त पर्यावरण। ये 3 सुधार जो है वो लाखीना के द्वारा, अनिल लाखीना के द्वारा अपने जिला कार्यालय के अंदर लागू किए गए थे। तो इन सुधारों को किस नाम से जाना जाता है? लाखीना सुधार योजना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब निम्न में से किस आयोग या समिति की रिपोर्ट में जिला कलेक्टर के लिए कहा गया है कि जिले के अधिकांश निवासियों की नज़र में यही सरकार होती है? ठीक है, ऑप्शन देखिए, पॉल एच एप्पलबी रिपोर्ट,
संथानम समिति रिपोर्ट, साइमन कमीशन रिपोर्ट या एचिसन आयोग रिपोर्ट। दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 नंबर का, साइमन कमीशन रिपोर्ट। दोस्तों साइमन कमीशन रिपोर्ट जो है, उस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया था कि जिले के अधिकांश निवासियों की नज़र में जिला कलेक्टर जो होता है वही उनके लिए सरकार होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में जिला शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? जिला शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में? ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 133, अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 311। दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 नंबर का, अनुच्छेद 233। दोस्तों भारतीय संविधान में जिला शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 233 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में जिला परिषद शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? जिला परिषद, ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 133, अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 243। दोस्तों इसका सही उत्तर है 4 नंबर का, अनुच्छेद 243। दोस्तों भारतीय संविधान में जिला शब्द का प्रयोग हुआ अनुच्छेद 233 में और जिला परिषद शब्द का प्रयोग हुआ अनुच्छेद 243 में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जिला कलेक्टर को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है? ऑप्शन है अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 311 या अनुच्छेद 211। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर का, अनुच्छेद 311। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत जिला कलेक्टर को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है, जिसके अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा का यानी IAS का कोई भी अधिकारी केंद्र सरकार की अनुमति के बिना निलंबित भी नहीं किया जा सकता है और पदावनत भी नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिला स्तर पर संपूर्ण टीम को उसी भांति कार्य करना चाहिए जैसे कि जंग के मैदान में सिपाही काम करते हैं। यह किस पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था? ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर का, लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों जिला कलेक्टर जो होता है वो जिला प्रशासक के रूप में और प्रमुख समन्वयक के रूप में कार्य करता है, ठीक है ना। अलग अलग जो समितियां होती है जिला स्तर की, उन समितियों की अध्यक्षता करता है, प्लस जो जिला स्तरीय अलग अलग विभागाध्यक्ष होते हैं उनकी जो बैठकें होती हैं वो आयोजित करता है। तो उनके अंदर समन्वय स्थापित करने का, विभिन्न विभागों के बीच में समन्वय स्थापित करने का वो कार्य करता है। तो उसकी इस प्रकार की भूमिका को देखते हुए ही लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि जिला स्तर पर संपूर्ण टीम को उसी प्रकार कार्य करना चाहिए जैसे कि जंग के मैदान में सिपाही काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिलाधीश प्रशासन की धुरी है, यह किस पूर्व प्रधानमंत्री का कथन है? ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी या डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 नंबर का, अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि जिलाधीश प्रशासन की धुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा की उपमा दी थी? संस्थागत करिश्मा, ऑप्शन है मोरारजी देसाई, रजनी कोठारी, दुर्गादास बसु, नॉर्मन डी पामर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 2 नंबर का, रजनी कोठारी। दोस्तों रजनी कोठारी ने जिला कलेक्टर को या जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा की संज्ञा प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा था कि जिलाधीश एक कछुए की तरह है जिसकी पीठ पर भारत सरकार का हाथी खड़ा है? ऑप्शन है रजनी कोठारी, रेमजे मैकडोनाल्ड, नॉर्मन डी पामर, साइमन कमीशन। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर का, रेमजे मैकडोनाल्ड। इन्होंने कहा था कि जिलाधीश एक कछुए की तरह है जिसकी पीठ पर भारत सरकार का हाथी खड़ा है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि कहीं दूसरी जगह जिलाधीश के समान न तो कोई अधिकारी हुआ है और न ही होगा? ऑप्शन देखिए, रजनी कोठारी, रेमजे मैकडोनाल्ड, के दास या भारतीय स्टैट्यूटरी कमीशन। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर का, के दास। दोस्तों के दास ने कहा था कि कहीं दूसरी जगह जिलाधीश के समान न तो कोई अधिकारी हुआ है और न ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस आयोग या समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जिलाधीश को एक अधिवक्ता, एक लेखाविद, एक सर्वेक्षणकर्ता तथा राजपत्रों का तैयार लेखक होना चाहिए?
ऑप्शन है संथानम समिति रिपोर्ट, पॉल एच एप्पलबी रिपोर्ट, प्रशासनिक सुधार प्रतिवेदन, साइमन कमीशन रिपोर्ट। दोस्तों इसका सही उत्तर है 4 नंबर का साइमन कमीशन रिपोर्ट। दोस्तों साइमन कमीशन को जो है भारतीय स्टैट्यूटरी कमीशन भी कहा जाता है, ठीक है। और उस रिपोर्ट में जो उन्होंने 1930 में अपनी प्रस्तुत की थी, उस रिपोर्ट में उन्होंने जिला कलेक्टर के बारे में क्या कहा था कि जिलाधीश को एक अधिवक्ता, एक लेखाविद्य, एक सर्वेक्षणकर्ता तथा राजपत्रों का तैयार लेखक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्य काल में जिले के प्रमुख अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है राजूका या रज्जुकाज या विषय या सरकार या इक्ता। दोस्तों इसका सही उत्तर है 1 नंबर का राजूका या रज्जुकाज। दोस्तों मौर्य काल में जिले के प्रमुख अधिकारी को राजूका या रज्जुकाज के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल में जिले के समकक्ष इकाई को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है विषय, राजूका, इक्ता या भुक्ता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1 नंबर का विषय। दोस्तों गुप्त काल में जिले के समकक्ष जो इकाई होती थी उस इकाई को विषय के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल काल या अकबर के समय जिले को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है इक्ता, भुक्ति, सरकार या जिला। दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 नंबर का सरकार। दोस्तों मुगल काल में या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो अकबर के समय जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्य काल में जिलाधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? मौर्य काल में जिले का प्रमुख अधिकारी होता था, उसको किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है सरकार, फौजदार, रज्जुकाज या हाकिम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा फौजदार। दोस्तों कई जगह पर करोड़ी फौजदारी भी कहा जाता था, करोड़ी फौजदारी, ठीक है। कई जगह पर इसको मनसबदार भी बोला गया है। तो मनसबदार या फौजदार या करोड़ी फौजदारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वैदिक काल में 100 गांवों के ऊपर एक प्रशासनिक इकाई होती थी जो आज के जिलों के समकक्ष थी, उसका प्रमुख अधिकारी कहलाता था। ऑप्शन है विषयपति, ग्रामिक, ग्रामीणी या सतग्रामी। दोस्तों इसका सही उत्तर है 4 नंबर का सतग्रामी। दोस्तों वैदिक काल के अंदर 100 गांवों के ऊपर एक प्रशासनिक इकाई होती थी, ठीक है, जो आज के जिलों के बराबर मानी जाती थी, ठीक है। तो उस समय उसका जो प्रमुख अधिकारी होता था उसको बोलते थे सतग्रामी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कलेक्टर पद का सृजन सर्वप्रथम कब हुआ था? ऑप्शन देखिए मौर्य काल में, गुप्त काल में, मुगल काल में या ब्रिटिश काल में। इसका सही उत्तर है 4 नंबर का ब्रिटिश काल में। दोस्तों भारत में कलेक्टर पद का जो प्रारंभ है या सृजन है वो ब्रिटिश काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कलेक्टर पद का सृजन किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों इसका सही उत्तर है 2 नंबर का वारेन हेस्टिंग्स। दोस्तों भारत में कलेक्टर पद का सृजन जो है वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस गवर्नर जनरल ने कलेक्टर की राजस्व और न्यायिक शक्तियों को पृथक पृथक कर सीमित कर दिया था? ऑप्शन देखिए वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड मैकेंजी। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर का लॉर्ड कॉर्नवालिस। दोस्तों गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में कलेक्टर की राजस्व और न्यायिक शक्तियों को अलग अलग करके सीमित कर दिया था। अब देखिए दोस्तों डिटेल देखिए पूरी, आराम से वॉल्यूम बंद करके भी आप इसको नोट्स की तरह पढ़ सकते हैं चाहें तो। देखिए भारत में प्रशासन की क्षेत्रीय इकाई के रूप में जिला प्रशासन का सर्वप्रथम उल्लेख मौर्य काल में मिलता है, ठीक है। जिला प्रशासन का एक क्षेत्रीय इकाई के रूप में सर्वप्रथम उल्लेख किस काल में मिलता है? मौर्य काल में मिलता है, ठीक है। इसके बाद देखिए मौर्य काल में जिलाधिकारी को रज्जुकाज या राज्जुका कहा जाता था। याद रखना दोस्तों, मौर्य काल में जिलाधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? रज्जुकाज या राज्जुका। फिर है मुगल काल में यानी अकबर के समय जिले को सरकार कहा जाता था तथा जिले के प्रशासक को फौजदार
या करोड़ी फौजदारी कहते थे। याद रखना दोस्तों, मुगल काल के अंदर जिले को सरकार कहा जाता था। और मुगल काल के अंदर भी अगर अकबर का नाम लेकर के पूछा जाएगा तो अकबर के समय में क्या जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार के नाम से जाना जाता था। और जिले के प्रशासक को उस वक्त क्या कहा जाता था? फौजदार या करोड़ी फौजदारी कहा जाता था। फिर देखिए, भारत में कलेक्टर पद ब्रिटिश शासन की देन है। याद रखना अच्छी तरह, भारत में कलेक्टर पद जो है वो ब्रिटिश शासन की देन है। इस पद की स्थापना 1772 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में हुई थी। याद रखना दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट जो है ये 1772 में पारित हुआ था, ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाया गया अधिनियम था। और इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में भारत में कलेक्टर पद की जो है स्थापना हुई थी, कलेक्टर पद प्रारंभ हुआ था। फिर है, भारत में कलेक्टर पद का प्रारंभ 1772 में तत्कालीन बंगाल के गवर्नर जनरल, जिसे बाद में 1835 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया था, वारेन हेस्टिंग्स द्वारा किया गया। तो दोस्तों, भारत में कलेक्टर पद का प्रारंभ 1772 में हुआ था। अच्छी तरह याद रखना, 1772 में ब्रिटिश शासनकाल के अंदर हुआ था। ठीक है ना। अब उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल थे। बंगाल के गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। तो उनके शासनकाल के अंदर और कलेक्टर का पद जो है वो प्रारंभ हुआ था। ठीक है। बाद में क्या हुआ था? 1835 का जो चार्टर एक्ट था, इस एक्ट के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको ही भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है। तो इसलिए इसको ये नाम बोल दिया गया भाई, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में, ऐसा बोल दिया गया है। अब क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जिला कलेक्टर किस सेवा का अधिकारी होता है? जिला कलेक्टर किस सेवा का अधिकारी होता है? ऑप्शन है आईएएस, आईपीएस, आरएएस, आरपीएस। दोस्तों इसका सही उत्तर है फर्स्ट नंबर का आईएएस। दोस्तों कलेक्टर जो होता है वो आईएएस सेवा का अधिकारी होता है। आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा। ठीक है। हालांकि जिला कलेक्टर जो होता है वो आरएएस सेवा का अधिकारी जो होता है उसको भी बनाया जाता है, लेकिन वो प्रमोशन के बाद में पदोन्नति से बनाया जाता है। बाकी जिला कलेक्टर जो होता है वो आईएएस सेवा का ही अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी प्रशासनिक इकाई राज्य सरकार और जनता के मध्य की कड़ी के रूप में कार्य करती है? ऑप्शन है ग्राम, तहसील, जिला या उपखंड। इसका सही उत्तर है 3 नंबर का जिला। दोस्तों जिला जो है ये राज्य सरकार और जनता के मध्य की कड़ी के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस पदाधिकारी को राज्य की रीढ़ की हड्डी माना जाता है? राज्य की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। ऑप्शन है सरपंच, पटवारी, तहसीलदार या कलेक्टर। इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर का कलेक्टर। दोस्तों कलेक्टर को राज्य की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिला शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा के डिस्ट्रिक्ट शब्द से हुई है? ऑप्शन देखिए लैटिन भाषा, फ्रांसीसी भाषा, यूनानी भाषा, स्पेनिश भाषा। दोस्तों इसका सही उत्तर है फर्स्ट लैटिन भाषा। दोस्तों जिला शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के डिस्ट्रिक्ट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है न्यायिक प्रशासन के उद्देश्य से बनाया गया क्षेत्र। न्यायिक प्रशासन के उद्देश्य से बनाया गया क्षेत्र या इकाई। अब देखिए दोस्तों डिटेल देखिए, जिला राज्य प्रशासन की मुख्य इकाई होती है जो राज्य सरकार और जनता के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करता है। दोस्तों राज्य प्रशासन की जो मुख्य इकाई होती है वो जिला होता है, और जिला जो होता है ये राज्य सरकार और जनता के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करता है। ठीक है। इसके बाद देखिए, जिला प्रशासन में जिला कलेक्टर का पद अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जिला कलेक्टर भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस का अधिकारी होता है। याद रखना चित्र, जिला कलेक्टर जो होता है वो किस सेवा का अधिकारी होता है? भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इस सेवा का अधिकारी होता है। फिर देखिए, जिला स्तर पर जिला कलेक्टर राज्य सरकार की आंख, कान तथा हाथ होता है। याद रखना, राज्य सरकार की जिला स्तर पर आंख, कान और हाथ कौन सा अधिकारी होता है? तो जिलाधीश या जिला कलेक्टर होता है। फिर देखिए, जिला शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द डिस्ट्रिक्ट से हुई है।
जिसका अर्थ है न्यायिक या न्याय प्रशासन के उद्देश्य से बनाया गया क्षेत्र या इकाई। अच्छी तरह याद रखना दोस्तों, एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन है कि जिला शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा के डिस्ट्रिक्ट शब्द से हुई है, तो उत्तर होगा लैटिन भाषा के। और इस डिस्ट्रिक्ट शब्द का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है न्याय प्रशासन के उद्देश्य से बनाया गया क्षेत्र या इकाई। ठीक है, फिर है अंग्रेजों ने डिस्ट्रिक्ट शब्द फ्रांसीसी प्रीफेक्ट व्यवस्था से ग्रहण किया था। फ्रांस के अंदर प्रीफेक्ट व्यवस्था चलती है, तो वहाँ से ये शब्द जो है वो ग्रहण किया गया था और फिर इसे ब्रिटिश भारतीय प्रशासन के गठन हेतु लागू किया था। फ्रांस की प्रीफेक्ट व्यवस्था से इसको ग्रहण किया गया है और फिर भारतीय जो प्रशासनिक व्यवस्था ब्रिटेन के अधीन जो भारत का प्रशासन चलाया जाता था, उस व्यवस्था के अंदर इस शब्द को जो है इस्तेमाल किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, जिला प्रशासन में सब डिविजनल ऑफिसर एसडीओ कहाँ होता है? ऑप्शन देखिए, जिला स्तर पर, उपखंड स्तर पर, तहसील स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर का, उपखंड स्तर पर। दोस्तों जिला प्रशासन में सब डिविजनल ऑफिसर यानी एसडीओ यानी उपखंड अधिकारी जो होता है वो उपखंड स्तर पर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उपखंड अधिकारी एसडीओ की निम्न में से कौन सी भूमिका होती है? उपखंड अधिकारी एसडीओ यानी सब डिविजनल ऑफिसर की इनमें से कौन सी भूमिका होती है? ऑप्शन देखिए, भू राजस्व अधिकारी के रूप में, या न्यायिक अधिकारी के रूप में, या उपखंड दंडनायक के रूप में, या प्रशासनिक अधिकारी के रूप में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सी, सभी। दोस्तों उपखंड अधिकारी यानी एसडीओ जो होता है वो ये चारों प्रकार की भूमिकाओं के रूप में कार्य करता है। वही उपखंड के अंदर भू राजस्व अधिकारी के रूप में कार्य करता है, वही न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य करता है, वही उपखंड दंडनायक यानी एसडीएम के रूप में कार्य करता है, और वही प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उपखंड स्तर पर धारा 144 लागू करने का अधिकार किसे है? उपखंड स्तर पर धारा 144 लागू करने का अधिकार किसको होता है? ऑप्शन देखिए, एसडीओ, एसडीएम, तहसीलदार, जिलाधीश। दोस्तों इसका सही उत्तर है एसडीएम। एसडीएम जो होता है वो उपखंड स्तर पर धारा 144 लागू कर सकता है। अब देखिए दोस्तों, उपखंड अधिकारी एसडीओ के बारे में डिटेल देखिए आप। राजस्थान के समस्त जिलों को उपखंडों या उपजिलों में विभाजित किया गया है, जिसका सर्वोच्च अधिकारी एसडीओ, जिसको सब डिविजनल ऑफिसर हिंदी में बोलते हैं उपखंड अधिकारी, ठीक है, वो होता है। उपखंड प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? एसडीओ यानी सब डिविजनल ऑफिसर यानी उपखंड अधिकारी। फिर है एसडीओ राज्य प्रशासनिक सेवा यानी आरएएस का अधिकारी होता है। यह जिला और तहसील प्रशासन के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। जिला और तहसील प्रशासन के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कौन कार्य करता है? एसडीओ। और ये किस सेवा का अधिकारी होता है? ये राज्य प्रशासनिक सेवा का यानी आरएएस का अधिकारी होता है। फिर है एसडीओ निम्न रूपों में अपनी भूमिका निभाता है। कौन कौन से रूपों में भूमिका निभाता है? देखिए, पहला है भू राजस्व अधिकारी के रूप में। भू राजस्व अधिकारी के रूप में एसडीओ क्या क्या कार्य करता है? पहला है भू अभिलेख तैयार करना। इसके बाद है राजस्व प्रशासन के निम्न स्तरीय जो अधिकारी होते हैं, जैसे पटवारी है, कानूनगो है, भू अभिलेख निरीक्षक है, इनका निरीक्षण करना। इसके बाद में उपखंड के कृषि उत्पादन का आंकलन करना, ठीक है। फिर है सरकारी भूमि के अतिक्रमणों को रोकना। फिर है भू राजस्व वसूली के संबंध में निर्देश प्रदान करना। और फिर है भू राजस्व से संबंधित कानूनों की पालना पर निगरानी रखना, ठीक है। तो भू राजस्व अधिकारी के रूप में एसडीओ जो है ये कार्य करता है। फिर आता है न्यायिक अधिकारी के रूप में एसडीओ क्या क्या कार्य करता है? देखिए, एसडीओ न्यायिक अधिकारी के रूप में भूमि, सीमा विवाद, चारागाह, भूमि अभिलेख तथा पंजीकरण, भू राजस्व, संपत्ति विभाजन आदि से संबंधित प्रारंभिक अपीलीय अधिकारी के रूप में कार्य करता है। प्रारंभिक अपीलीय अधिकारी के रूप में, ठीक है ना। मतलब तहसीलदार ये सारे कार्य करता है और तहसीलदार के द्वारा इन मामलों में दिया गया जो डिसीजन होता है उसके विरुद्ध आप अपील कहाँ करेंगे? एसडीओ के पास में करेंगे, ठीक है। तो ये प्रथम अपीलीय अधिकारी हो गया। इसके बाद देखिए तीसरी जो भूमिका है उपखंड दंडनायक के रूप में। एसडीओ उपखंड दंडनायक के रूप में क्या कार्य करता है? देखिए, एसडीओ उपखंड दंडनायक के रूप में जब कार्य करता है तो उसे एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा जाता है। एसडीएम का फुल फॉर्म होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। इस रूप में वह
उपखंड क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित करने का कार्य करता है। वह उपखंड में एक लघु जिला मजिस्ट्रेट होता है। एक जिले का जैसे जिला कलेक्टर जो दायित्व करता है पूरा, वही कार्य उपखंड के अंदर कौन करता है? एसडीएम करता है। एसडीओ जब एसडीएम के रूप में कार्य करता है, कौन सा कार्य? शांति व्यवस्था स्थापित करने का कार्य जो है, फौजदारी से रिलेटेड जो कार्य करता है, उस वक्त जो होता है वो एक प्रकार से जिला कलेक्टर की भूमिका निभाता है। ठीक है, तो पुलिस थानों और चौकियों का निरीक्षण करना, फौजदारी प्रशासन का संचालन करना, विधि व्यवस्था बनाए रखना तथा धारा 144 लागू करना आदि कार्य उसी के द्वारा किए जाते हैं। जिले के अंदर धारा 144 जिला कलेक्टर द्वारा लागू की जाती है और उपखंड के अंदर धारा 144 कौन लागू करता है? एसडीएम लागू करता है। ठीक है, एसडीओ लागू करता है। वैसे तो एसडीओ जो होता है वही एसडीएम होता है, तो एसडीएम के द्वारा धारा 144 लागू की जाती है। ठीक है, फिर देखिए प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, इस रूप में वह गांव में आर्थिक, सामाजिक और विकास कार्यक्रमों को संचालित करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तहसीलदार का अपीलीय अधिकारी होता है। तहसीलदार का अपीलीय अधिकारी होता है। ऑप्शन है एसडीएम, एसडीओ, बीडीओ या बीईओ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर का एसडीओ। दोस्तों सब डिविजनल ऑफिसर यानी उपखंड अधिकारी जो होता है ये तहसीलदार का अपीलीय अधिकारी होता है। मतलब तहसीलदार द्वारा जो दिए गए निर्णय होते हैं उन निर्णयों की अपील आप कहाँ कर सकते हैं? एसडीओ के पास में कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तहसीलदार की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तहसीलदार की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा, राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा, राजस्व मंडल द्वारा या जिला कलेक्टर द्वारा। दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 नंबर का राजस्व मंडल द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायत में स्थित कृषि भूमि का भूमि धारक कौन होता है? ऑप्शन है एसडीओ, एसडीएम, बीडीओ या तहसीलदार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर का तहसीलदार। दोस्तों ग्राम पंचायत में स्थित कृषि भूमि का भूमि धारक तहसीलदार होता है। पंचायत जो होती है वो केवल आबादी भूमि की स्वामी होती है जहां वह पट्टे दे सकती है। चारागाह में, कृषि भूमि में, शिवायचक भूमि में पंचायत पट्टा नहीं दे सकती क्योंकि वह इसकी स्वामी नहीं होती है। इसका स्वामी जो होता है वो तहसीलदार होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में पटवारी पदनाम को बदलकर लेखापाल करने का सुझाव दिया था। ऑप्शन है राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1962 या प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 या राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग 1999 या राजस्थान प्रशासन सुधार समिति 1992। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर का राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग 1999। दोस्तों इसको माथुर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग 1999 को माथुर आयोग के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका गठन जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर की अध्यक्षता में किया गया था। तो इस आयोग ने क्या किया था अपनी रिपोर्ट में, और पटवारी जो है राजस्थान के अंदर पटवारी जो होता है उसका पदनाम बदल करके लेखापाल करने का सुझाव दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से किस राज्य में पटवारी को लेखापाल कहा जाता है? ऑप्शन है तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में। इसका सही उत्तर है 3 नंबर का उत्तर प्रदेश में। दोस्तों उत्तर प्रदेश में पटवारी को लेखापाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तमिलनाडु में पटवारी को किस नाम से जाना जाता है? तमिलनाडु में ऑप्शन है कर्णन, तलस्ती, लेखापाल या हाकिम। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर का कर्णन। दोस्तों तमिलनाडु में पटवारी को कर्णन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गांव का प्रशासक कौन होता है? गांव का प्रशासक कौन होता है? ऑप्शन है सरपंच, पटवारी, बीडीओ या ग्राम विकास अधिकारी। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर का पटवारी। दोस्तों पटवारी जो होता है वो गांव का प्रशासक होता है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि नए विद्यार्थियों तक भी मेरा वीडियो पहुंच सके। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।